देश के 72वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर मैं आप सभी प्रदेशवासियों को हृदय से बधाई देता हूं। हम सब जानते हैं कि आज ही के दिन 1950 में इस देश की व्यवस्था को संचालित करने के लिए इस देश ने अपना एक संविधान लागू किया था। भारत को दुनिया के अंदर सबसे बड़े लोकतंत्र के रूप में स्थापित करने भारत के अंदर अनेकता में एकता के भाव को सृजित करने में हमारे संविधान की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है। मैं सर्वप्रथम 72वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर भारत के उन सभी महान स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों को, जिन्होंने भारत की स्वाधीनता के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर किया था, आजादी की लड़ाई के लिए उन्होंने अपना योगदान दिया था, ऐसे उन सभी स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के प्रति विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए उन्हें कोटि कोटि नमन करता हूं। आजाद भारत में देश की सीमाओं की रक्षा करते हुए, देश के अंदर आंतरिक सुरक्षा की स्थिति को सुदृढ़ बनाते हुए शहीद हुए वीर जवानों के प्रति भी विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। भारत का संविधान भारत के प्रत्येक नागरिक को बिना भेदभाव के एक समान अवसर देने का पक्षधर रहा है और आजादी के बाद 1950 में संविधान लागू होने के साथ ही भारत के प्रत्येक नागरिक ने भारत के संविधान की इस ताकत का एहसास भी किया है। चाहे वह महिला पुरुष के बीच में लिंग के आधार पर होने वाले किसी भी भेदभाव का हो, जाति मत मजहब क्षेत्र और भाषा के आधार पर किसी भी प्रकार के भेदभाव का हो, भारत के संविधान ने कभी भी इस प्रकार की विकृति को कोई भी महत्व न देकर के देश के अंदर भले ही जातियां अनेक हों, उपासना विधियां अनेक हों, मत और मजहब के आधार पर लोगों की धार्मिक और उपासना विधियां अनेक रही हों, खान पान रहन सहन वेशभूषा अलग अलग रहा हो, लेकिन अनेकता के बावजूद उत्तर से लेकर दक्षिण तक, पूरब से पश्चिम तक अगर पूरा भारत एकता के सूत्र में बंधा है तो भारतीय संस्कृति, भारतीय परंपरा और हजारों वर्षों की उस महान विरासत को समेटे हुए भारत के संविधान
कि इसमें एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है। अपने संविधान के प्रति श्रद्धा और सम्मान का यह भाव प्रत्येक नागरिक का दायित्व बनता है। जो संविधान हमें सम्मान के साथ जीने, आगे बढ़ने का अवसर दे रहा है, उस संविधान के मूल भावों का सम्मान करते हुए, जहां पर हमारे पास केवल अपने संवैधानिक अधिकारों की ही बात नहीं, बल्कि इस राष्ट्र के प्रति, राष्ट्र के संवैधानिक महत्व के स्थलों के प्रति और भारत के प्रत्येक नागरिक के प्रति हम सब का क्या दायित्व है, उन कर्तव्यों का बोध भी हमारा संविधान हमें कराता है। हम सबको भारत के संविधान पर गौरव की अनुभूति होनी चाहिए और इस अवसर पर हम सबको स्मरण करना होगा भारत के संविधान के उन सभी निर्माताओं को, चाहे वह संविधान सभा के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी रहे हों, संविधान सभा की ड्राफ्ट कमेटी के अध्यक्ष जिनके नेतृत्व में भारत के संविधान का यह मसौदा तैयार हुआ था, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी रहे हों, जिन्होंने पूरे देश की भावनाओं को भारत के संविधान के अंदर समाहित करते हुए भारत के प्रत्येक नागरिक को संविधान के प्रति श्रद्धा और सम्मान का भाव व्यक्त करने के लिए एक भाव दिया है। मैं इस अवसर पर भारत के संविधान निर्माण से जुड़े हुए भारत माता के उन सभी महान सपूतों को भी इस अवसर पर विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। हम सब जानते हैं कि जब यह देश 72वां स्वतंत्रता दिवस, 72वां गणतंत्र दिवस का आयोजन पूरे भव्यता के साथ कर रहा है, गणतंत्र दिवस का 71 वर्ष अब तक इस देश ने हर्षोल्लास के साथ मनाए हैं। ये 26 जनवरी की तिथि हमारे लिए केवल संविधान लागू करने की तिथि नहीं है। इससे पहले 26 जनवरी की तिथि को इस देश ने स्वतंत्र होने के पूर्व, इस देश में जब ब्रिटिश हुकूमत थी, इस तिथि को पूर्ण स्वाधीनता दिवस के रूप में भी पहले से मनाने की एक व्यवस्था रही है और लगभग 1.5 दशक तक ऐसी स्थिति थी जब यह देश 26 जनवरी को स्वाधीनता के पहले इस दिवस के रूप में मनाता रहा है और अंततः जब 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा ने संविधान को अंगीकार किया और फिर 26 जनवरी 1950 को पूरे देश के अंदर इसे लागू किया, यह तिथि हमारे गणतंत्र दिवस के रूप में हम सब के लिए अपने राष्ट्र के प्रतीक, भारत के संविधान के प्रति श्रद्धा और सम्मान को व्यक्त करने का एक अवसर भी हम सबको प्रदान करता रहा है। देश के अंदर हम 72वां गणतंत्र दिवस ऐसे अवसर पर उमंग और उत्साह के साथ मना रहे हैं जब पिछले लगभग 10 महीनों से पूरा देश और पूरी दुनिया वैश्विक महामारी कोरोना की चपेट में है। आपने देखा होगा इस पिछले 10-11 महीनों से लगातार दुनिया के अंदर भी, देश के अंदर भी और प्रदेश के अंदर भी किस प्रकार की परिस्थितियां थीं। कहते हैं कोरोना महामारी इस सदी की सबसे तीव्रतम संक्रमित होने वाली महामारी है। पहली बार लॉकडाउन कैसे होता है इस देश ने यह भी देखा। राष्ट्रीय अनुशासन कैसे होता है देश के
माननीय प्रधानमंत्री जी के आह्वान पर पूरे देश ने राष्ट्रीय अनुशासन का जो परिचय दिया, उसका परिणाम भारत के 135 करोड़ नागरिकों की जीवन की सुरक्षा कोरोना महामारी से बचाते हुए हम सब ने अपनी आंखों से देखा है। अन्यथा हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर ही इस महामारी से अगर बचा पाती तो दुनिया के अंदर बड़े बड़े देश हैं जिनके पास, चाहे वह अमेरिका हो, यूरोप के कई देश हैं जहां पर हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर की जब हम बात करते हैं तो उनके पास हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर भारत से कई गुना अच्छा है। लेकिन कहीं ना कहीं जो एक अनुशासन का भाव है, जहां इसमें कमी आई, उसका परिणाम क्या रहा? उन देशों के अंदर ये महामारी व्यापक जनहानि का कारण बनी। लेकिन भारत के अंदर एक यशस्वी नेतृत्व में समय से लिए गए निर्णय और फिर निरंतर संवाद के माध्यम से दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र में सभी अधिकारों के साथ जिस देश के नागरिक जी रहे हों, आगे बढ़ रहे हों, स्वाधीनता का अनुभव कर रहे हों, उस देश के अंदर कोरोना से निपटने के लिए जो रणनीति प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में बनाई गई, उसने सफलतापूर्वक भारत के अंदर जान को भी और जहान को भी बचाने में महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन किया है। हम सबके लिए ये 72वां गणतंत्र दिवस इस महामारी से बचाव का उपहार लेकर के भी आई है। दुनिया के अंदर भारत एकमात्र देश है जिसने 2 स्वदेशी वैक्सीन विकसित किए हैं और ये स्वदेशी वैक्सीन 15 जनवरी से देश के हेल्थ वर्कर्स को लगती हुई दिखाई दे रही है। उत्तर प्रदेश में अब तक 2 चरणों में ये वैक्सीन लग चुकी है। अभी 28 और 29 को फिर से हेल्थ वर्कर्स को इस वैक्सीन को लगाने की प्रक्रिया होगी और हमारा प्रयास है कि 15 फरवरी के आसपास हम कोरोना वॉरियर्स को भी, चाहे वह हमारे पुलिस के जवान हो, सुरक्षा के जवान हो, भारत की सीमा पे रक्षा करने वाले भारतीय सेना के हमारे बहादुर जवान हो, होमगार्ड, पीआरडी या स्वच्छता कर्मी, राजस्व के कर्मी, इन सभी को यह वैक्सीन देने की प्रक्रिया हम लोग प्रारंभ करने जा रहे हैं। एक नए विश्वास के साथ आज भारत आगे बढ़ रहा है। लेकिन आपदा के समय कैसी रणनीति बनाई जानी चाहिए? उत्तर प्रदेश पुलिस ने लॉकडाउन प्रारंभ होने के बाद जब सारी चीजें बंद थी, उन असहाय, असमर्थ और उन लोगों के पास जिनके पास सामान्य बुनियादी सुविधाएं नहीं थी, डोर स्टेप डिलीवरी के माध्यम से हम पीआरबी 112 का उपयोग करते हुए उन सभी लोगों तक इन सुविधाओं को पहुंचा सके, यह कार्य उत्तर प्रदेश पुलिस ने किया। राजस्व के कर्मियों ने इसके बाद इसके साथ जुड़ करके 24 करोड़ जनता को कैसे सुरक्षित किया। आज न केवल माननीय प्रधानमंत्री जी ने उत्तर प्रदेश के कोरोना प्रबंधन की सराहना की है, बल्कि दुनिया की सबसे बड़ी स्वास्थ्य संस्था विश्व स्वास्थ्य संगठन ने भी उत्तर प्रदेश के कोरोना प्रबंधन की सराहना की है। हम लोग एक टीम भाव के साथ जब कार्य करते हैं, उसके परिणाम भी उसी रूप में हम सबके सामने मिलते हैं और आज उत्तर प्रदेश एक नई दिशा की ओर अग्रसर हुआ है। सुरक्षा का एक बेहतर वातावरण यह न केवल आम जन के विश्वास का प्रतीक बना है, बल्कि सुरक्षा का यह बेहतर वातावरण प्रदेश में व्यापक निवेश और रोजगार की संभावनाओं को भी लेकर के चल रहा है। हमने कोरोना कालखंड में 1.25 करोड़ लोगों को रोजगार उपलब्ध करवाने में यहां पर हमें मदद मिली। अगर निजी क्षेत्र में निवेश नहीं होता तो संभवतः हमारे लिए एक चुनौती होती, लेकिन सुरक्षा का जो बेहतर वातावरण प्रदेश के अंदर बना, उसका परिणाम है वह जनविश्वास का प्रतीक बना। देखते ही देखते दुनिया के
सभी निवेशक और उद्यमी उत्तर प्रदेश के अंदर निवेश करने के लिए आज उनके अंदर एक ललक है। उन लोगों में एक प्रतिस्पर्धा प्रारंभ हुई है कि हम भी उत्तर प्रदेश के अंदर निवेश करेंगे, और इस निवेश का परिणाम उत्तर प्रदेश के नौजवानों को नौकरी, रोजगार और साथ साथ उसको देखते हुए स्वरोजगार की भी सुविधाएं प्रदेश के अंदर प्राप्त हो रही हैं। यह देश आभारी है प्रधानमंत्री मोदी जी का, जिन्होंने लॉकडाउन के दौरान गरीब कल्याण पैकेज के साथ ही भारत को एक स्वावलंबी और सशक्त राष्ट्र के रूप में अग्रसर करने के लिए आत्मनिर्भर भारत का एक नया मंत्र देश को दिया। आत्मनिर्भर भारत का यह मंत्र हमारे परंपरागत उद्यम और उत्पाद से प्रारंभ होता है। उत्तर प्रदेश 2018 में ही एक जनपद एक उत्पाद की अपनी व्यापक कार्य योजना के माध्यम से इसे आगे बढ़ा चुका है। एक जनपद एक उत्पाद, ये हमारे परंपरागत उद्यम है जो पहले से ही उत्तर प्रदेश के अंदर थे, लेकिन उपेक्षा के कारण उन पर कहीं भी शासन और प्रशासन की दृष्टि न जाने के कारण वे लोग उपेक्षित महसूस कर रहे थे। लेकिन आज एक जनपद एक उत्पाद की हमारी ये कार्य योजना आत्मनिर्भर भारत का आधार बनती हुई दिखाई दे रही है। प्रदेश के अंदर अन्नदाता किसानों के लिए जिस प्रकार के कार्यक्रम चलाए गए, पिछले 6 वर्षों के दौरान देश के अंदर किसानों के हितों के लिए जिस प्रकार के कार्यक्रम चले, चाहे वह सॉयल हेल्थ कार्ड का हो, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का हो, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना का हो, स्वामीनाथन कमेटी की रिपोर्ट के अनुसार किसानों को लागत का 1.5 गुना दाम देने का हो, या फिर किसानों को दी जाने वाली प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि का लाभ हो, ये व्यापक पैमाने पर देश के अंदर आज हम सब महसूस कर सकते हैं। और उत्तर प्रदेश इस मामले में सौभाग्यशाली है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि में उत्तर प्रदेश के अंदर 2,35,00,000 से अधिक किसान इस योजना का लाभ ले रहे हैं, जिसमें 6,000 रुपये सालाना प्रत्येक किसान को भारत सरकार के सहयोग से प्राप्त हो रही है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि ने इन सभी किसानों के जीवन में एक नया परिवर्तन दिया है, उन्हें किसी भी प्राकृतिक आपदा में बचाव का एक रास्ता दिया है। और यही नहीं, प्रदेश के अंदर प्रोक्यूरमेंट की पॉलिसी ने केवल धान और गेहूं का जो प्रोक्यूरमेंट प्रदेश के अंदर हुआ है विगत 3 वर्षों के दौरान, इसमें किसानों के खाते में 60,000 करोड़ रुपए प्रदेश सरकार ने डीबीटी के माध्यम से दिए हैं। गन्ना किसानों की बंद हो रही चीनी मिलों को प्रदेश के अंदर फिर से चलाया गया। कोरोना कालखंड में 119 चीनी मिलें चली और विगत 3.5 वर्ष के दौरान प्रदेश के अंदर 1,15,000 करोड़ रुपए के गन्ना मूल्य का भुगतान भी किसानों को कराया गया। युवाओं के लिए प्रदेश के अंदर 4 लाख प्रदेश के युवाओं को सरकारी नौकरियां उपलब्ध करवाने में, 15 लाख नौजवानों को रोजगार के साथ जोड़ने में, 1.5 करोड़ नौजवानों को हम लोगों ने प्रदेश के अंदर निजी क्षेत्र में भी रोजगार के साथ जोड़ने में और पूरे प्रदेश के अंदर बड़े पैमाने पर स्वतः रोजगार की भी संभावनाओं को आगे बढ़ाने में हमें मदद मिली है। आज हमारा एमएसएमई सेक्टर बेहतर तरीके से कार्य करते हुए आगे बढ़ रहा है। हर एक क्षेत्र में महिलाओं की सुरक्षा के लिए, उनके स्वावलंबन के लिए स्नातक तक की शिक्षा मुफ्त उपलब्ध कराने की बात रही हो, या फिर प्रदेश के अंदर मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना से लेकर के मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह की योजना के माध्यम से बालिका की सुरक्षा और प्रधानमंत्री मोदी जी के बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के इस अभियान को आगे बढ़ाने का कार्य रहा हो। मिशन शक्ति इस अभियान के साथ जुड़ करके उसे सफलता पूर्वक एक नई ऊंचाइयों तक पहुंचाने का कार्य कर रहा है। प्रदेश सरकार ने निश्चय किया है, उत्तर प्रदेश का हमारा नौजवान प्रतिभा और ऊर्जा से भरपूर है। उसकी प्रतिभा और ऊर्जा का उपयोग देश कर सके, दुनिया कर सके। इस देश से प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए अभ्युदय नाम पर हम लोग एक फ्री कोचिंग की व्यवस्था वसंत पंचमी से पूरे प्रदेश के अंदर पहले चरण में कमिश्नरी मुख्यालयों में
और इसके बाद इसे हर जनपद तक पहुंचाने की व्यापक कार्य योजना को हम आगे बढ़ा रहे हैं। ये फ्री कोचिंग केवल नीट और आईआईटी जेई के लिए ही नहीं होगा, एनडी और सीडीएस के लिए ही नहीं होगा, बल्कि यूपीएससी की भी, उन अखिल भारतीय परीक्षाओं के लिए भी उन सभी नौजवानों को एक अवसर प्रदान करने, उन्हें एक प्लेटफॉर्म उपलब्ध कराने का एक मंच होगा, जिसमें हमारे प्रशासनिक अधिकारी भी क्लासेस लेंगे, अपने अनुभव का लाभ उन नौजवानों को देंगे। और इसमें हम लोग जितो भी बेहतर फैकल्टी हो सकती है, उसकी कार्य योजना को पूरी तैयार करके उसको लागू करने के लिए पूरी प्रतिबद्ध हैं। हमारे लिए यह वर्ष बहुत महत्वपूर्ण है। यह वर्ष हमारे लिए महत्वपूर्ण इसलिए भी है, देश की आजादी के लिए को एक नई दिशा देने वाले चोरी चोरा की घटना का शताब्दी वर्ष भी ये पड़ने जा रहा है, और साथ ही साथ देश की आजादी के 75 वर्ष पूरे होने जा रहे हैं। उसके उपलक्ष्य में भी इस वर्ष स्वाधीनता दिवस से एक नए कार्यक्रम प्रारंभ होंगे। प्रदेश के अंदर चोरी चोरा की घटना को ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य में रखते हुए प्रत्येक नागरिक तक भारत के महान स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के बारे में हम लोग आम जन के मन में एक भाव पैदा कर सकें, इस एक कार्यक्रम की रूपरेखा प्रारंभ की गई है। 4 फरवरी को चोरी चोरा गोरखपुर में इस कार्यक्रम का शुभारंभ करने का निश्चय किया गया है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी का मार्गदर्शन और उनका आशीर्वाद इस कार्यक्रम को प्राप्त होकर के हर एक शहीद स्थली पर अपने भारत के महान स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों, वीर जवानों के प्रति श्रद्धा और सम्मान का भाव व्यक्त करने का एक अवसर यह वर्ष भर चलने वाले कार्यक्रमों के माध्यम से प्राप्त होगा। आज जब एक बार फिर से हम लोग 72वें गणतंत्र दिवस के इस आयोजन के साथ जुड़े हुए हैं, यह भारत के संविधान के प्रति सम्मान का भाव जागृत करने का एक माध्यम हम सबको प्रदान कर रहा है। और भारत का संविधान जो हमें केवल अपने मौलिक अधिकारों के साथ ही नहीं, बल्कि अपने उन कर्तव्यों के प्रति भी आगाह करता है जो एक नागरिक के रूप में, एक राष्ट्र के एक नागरिक के रूप में हम सबके हैं। और हमें याद रखना होगा कि हमारा व्यक्तिगत जीवन ही नहीं है, हमारा सार्वजनिक जीवन भी है। और ये सार्वजनिक जीवन हमें एक धर्म की प्रेरणा देता है, और धर्म है राष्ट्र धर्म। वह राष्ट्र धर्म हमारे लिए सर्वोपरि होना चाहिए। उस राष्ट्र धर्म के प्रति हम सब समर्पित भाव के साथ कार्य कर सकें, इस विश्वास के साथ 72वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर मैं एक बार फिर से आप सभी को हृदय से बधाई देता हूं, प्रदेशवासियों को अपनी शुभकामनाएं देता हूं और विश्वास व्यक्त करता हूं कि हम सब अपने महान स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों और संविधान निर्माताओं के बताए गए मार्ग पर का अनुसरण करते हुए, भारत के संविधान की रक्षा करते हुए, उनके महापुरुषों भारत के स्वाधीनता संग्राम सेनानियों के बताए गए मार्ग का अनुसरण करते हुए एक भारत श्रेष्ठ भारत की प्रधानमंत्री मोदी जी की संकल्पनाओं को पूरी मजबूती के साथ, पूरी प्रतिबद्धता के साथ चरितार्थ करने में हम सब अपना योगदान देंगे। आप सबके प्रति एक बार फिर से 72वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर हृदय से बधाई और शुभकामना देते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूं। धन्यवाद। जय हिंद।